Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. ठीक है, ये है चैप्टर 6. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं अब. ठीक है, करें स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लाइंस क्या होता है और एंगल्स. लाइन हमने पढ़ी हुई है. लाइन क्या होती है हमारी कि एक अनडिफाइंड टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं इसे. ठीक है, ये जाती जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, हमें इस इतनी बड़ी लाइन की ज़रूरत है नहीं. हमें किसकी ज़रूरत है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसका एक छोटा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट. ये अभी पिछले चैप्टर में भी हम पढ़कर आए ये चीज़. ठीक, अब इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट तो चलो हमें पता लग गया अब कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. अब इसमें कि रे क्या होती है. लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. और रे क्या होती है हमारी? ये इसे हम बोलते हैं रे जिसका एक ही एंड पॉइंट है, विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. जिसका एक ही एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? रे. ठीक है, ये आ गया समझ में. रे किसे बोलते हैं? जिसका एक ही एंड पॉइंट हो. ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं कि एंगल कैसे बनेंगे. फिर इससे एंगल कैसे बनाएंगे? रे से दो रे मिलकर क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं. अब देखो कैसे बनाएंगी. हमने ये एक रे ली, एक ही एंड पॉइंट से अगर हमारी दो रे जा रही हैं, अगर इसी एक ही एंड पॉइंट से हमारी दो रे जा रही हैं और इन दोनों के बीच में जो ये हमारी, इन दोनों के बीच में जो हमारा बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल. ठीक है, लाइंस आ गया समझ में, एंगल्स आ गया. एंगल्स कैसे बनते हैं? दो रे जब एक ही एंड पॉइंट से जाएंगी, सेम एंड पॉइंट से जब दो रे जाती हैं, उनके बीच में जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं. ठीक है, अब एंगल भी हमारे बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, एंगल भी हमारे काफ़ी टाइप्स के होते हैं. तो हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला कौन सा होता है? ये भी हमने वैसे पढ़े हुए हैं, सबको पता ही होगा पिछली क्लासेस से. सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट एंगल. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होता है हमारा? जो होता है हमारा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर एक्स हमारा कोई एंगल है तो वो क्या है? जीरो से तो बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से. किससे लेस देन होगा हमारा? 90 डिग्री से. और जीरो से बड़ा होगा. जीरो से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा. ये क्या बनता है फिर हमारा? एक्यूट एंगल. जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से ग्रेटर और 90 से छोटा. ये होता हमारा एक्यूट एंगल. मेनली जो बनता है वो 60 डिग्री पे बना देते हैं. ठीक है, लेकिन होता क्या है? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा. फिर होता हमारा नेक्स्ट राइट एंगल. राइट एंगल तो सबको ही पता है कौन कितने डिग्री का होता है. राइट एंगल, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री. ठीक है, ये क्या होता है हमारा? राइट एंगल. एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें प्रॉपर 90 डिग्री का बनेगा. ये तो हमारा राइट एंगल. ठीक है, इसके बाद आता हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. सारे एंगल्स पता होने चाहिए हमें कि कौन सा किस तरह से बनता है. थर्ड वन है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है हमारा? जो 180 से छोटा हो और किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा हो. जब यहाँ तक तो 90 है तो इसके उधर ही जाएगा पार्ट. ये है, तो ये तो हो गई कम से कम. ठीक है, ये तो अभी रफ डायग्राम है तो इस तरह से बना रहा हूँ मैं. तो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री से तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा. ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल.
ऑब्ट्यूज के बाद आता हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी सबको पता ही होता है, जो मेन है वो तो पता ही होंगे सबको, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो हमारी ये लाइन जो है हमारी जब सीधी हो जाती है, ठीक है, ये लाइन सीधी, और इस पे हमारा एंगल बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। और ये कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। एक सीधी लाइन जो हमारी बन जाती है वो होती है स्ट्रेट एंगल, उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये देख लो एक बार, हो गया ये 90, ये स्ट्रेट एंगल तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। चलो, रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो डायग्राम इसका या तो इस तरह से बना दूं मैं और बाहर बना देता हूँ, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। तो 180 से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू और 360 से छोटी होगी, ये होता हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट कौन सा होता हमारा एंगल, जो हमारा 360 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हम 360 बन जाएगा, उसे भी बना दूं। अब यहाँ से अगर कोई गया और ये पूरा बन गया, पूरा जब गोला घूम जाता हमारा, तब क्या बनता हमारा 360। तो ये क्या हो गया हमारा 360। ठीक है जी, ये उल्टी लाइन खींच दी यहाँ पे। ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये सारे टाइप्स हो गए एंगल्स के। एक्यूट एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में। ठीक, उसके बाद आया हमारे राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। उसके बाद स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। उसके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो कि 90 और 180 के बीच में होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स जो 180 और 360 के बीच में। और उसके बाद आ जाता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम हमारा कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स whose sum is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree. टू एंगल्स। ठीक है जी, दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, अब ये हमारा एंगल है जिस इस तरह से, और इसके बीच में, तो ये पूरा कितने का है, ये तो हमें पता है कि ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको दे दूं 45 और इसको दे दूं 45, तो दो एंगल्स का सम कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे ही बोलते हैं कि जो दो एंगल्स का सम कितना है हमारा, 90 डिग्री। जैसे कि मैं एक लिख दूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आना चाहिए हमारा, 90 डिग्री। ये होता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा होता हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा होता हमारा सप्लीमेंट्री
एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। ठीक है, तो टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम कितना हो हमारा 180 डिग्री हो। तो अगर मैं लिखूं मैथमेटिकली तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल, जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस पे तो 180 बनेगा, और ये मैंने खींच दी, तो इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल्स का सम क्या होगा 180। जैसे मैं कितने भी ले लो, जब ये 90 से कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, कितना भी ले सकते हैं, 80 ले लो, इसको 110 ले लो, तो ये कितना आएगा, वाह, 70 ले लेते हैं, 70 और 110 कितने होते हैं 180, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री, और जब दो एंगल्स का सम 90 हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, ये आ गया समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद है एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, ये मेन है इस एक्सरसाइज या फिर इस चैप्टर के लिए, कि एडजेसेंट एंगल का पता होना कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। ठीक, थर्ड है हमारा एडजेसेंट एंगल। इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो एडजेसेंट एंगल हमारे क्या होते हैं, जिनके दो एंगल्स जो होते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनकी क्या होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, और एक होगा कॉमन आर्म, और दो होते हैं उसमें नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइड होते हैं कॉमन वर्टेक्स के। एक डायग्राम बना लेते हैं वर्टेक्स इसका। ये है जैसे कि, बढ़िया। ठीक है, ये एक जैसे डायग्राम है, और इस पे मैंने पॉइंट रख दिए ए बी सी और डी। ठीक है, इस तरह से अगर मैंने पॉइंट बना दिए ए बी सी डी, किधर भी ले लो सी और डी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको डी बना लो इतनी इच्छा होगी है तो, और इसको सी, और इस पे ये दो एंगल बन गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, ये एडजेसेंट कैसे है, कि इसके कॉमन आर्म देखो, ये जो है इन दो एंगल्स के लिए बी और डी हमारा क्या है, एक कॉमन आर्म है, बी और डी क्या है हमारा एक कॉमन आर्म है, और जो बी सी और ए बी है ये क्या है, इसके दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म क्या होता है, मतलब ये इसी एक ही वर्टेक्स पर, एक ही उस पर आ रहे हैं दोनों एंगल, और ये देखो ये बी सी पर है और वो ए बी पर, तो दोनों कैसे हैं, दोनों डिफरेंट साइड हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कैसे हैं वो दोनों, कि बी सी और ए बी पर है, और एक कॉमन आर्म क्या है हमारा बी डी। ठीक है, तो ये कॉमन क्यों है, ये क्योंकि दोनों एंगल इसी पर आकर बन रहे हैं, और ये दोनों डिफरेंट, एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट साइड हैं ये, जैसे ये इधर साइड है तो वो दूसरी साइड है। ठीक है, अब इसकी एक अगर डेफिनेशन लिखें तो, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होगी जैसे ये बी है, और एक कॉमन आर्म होगा, और देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म के दोनों साइड, नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड होगा एक दूसरे के। टू एंगल्स आर एडजेसेंट, टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have common vertex
ठीक है, क्या होगी उसकी, एक टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगा, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर, and their non-common arms are on different side of common arm, different side of the common arm. इसका मतलब क्या है, जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट डिफरेंट साइड होंगे, जैसे वो इधर साइड है और दूसरा उधर साइड है, तो उसके दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं, एक कॉमन आर्म होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हमारा एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एडजेसेंट एंगल को हम लिख कैसे सकते हैं मैथमेटिकली, मेन चीज़ क्या है कि मैथमेटिकली लिखो कि ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा लूँ मैं और इसके बीच में अगर मैं दो एंगल बना दूँ, तो ये जो पूरा है वो उन दोनों के सम के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल जो मेन हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या यही पता होना ज़रूरी है कि जो एंगल हमारा ए बी सी है, एंगल हमारा ए बी सी है, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। आया समझ में। एंगल ए बी सी जो होगा, ये पूरा एडजेसेंट एंगल कब बनेगा कि पहले सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ये दो एंगल्स का कॉमन आर्म है और दो जो हैं उसके नॉन कॉमन आर्म्स भी हैं, तभी एडजेसेंट होगा। तभी हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि ए बी सी जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, ए बी डी प्लस डी बी सी। इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, कि जो हमारा पूरा एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के बराबर, इन दोनों के एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो एडजेसेंट एंगल सबको समझ में आ गया, क्लियर है, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, हटना, ये होता हमारा एडजेसेंट एंगल, आसान सा है। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। अब एक बार पढ़ते हैं लीनियर पेयर। एडजेसेंट पढ़ लिया हमने, अब क्या है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर अपना आसान सा है, वो तो सेकंडों में पता लग जाएगी तुम्हें। अभी हमने एडजेसेंट पढ़ा, एडजेसेंट में क्या थी, ये जो साइड थी ये तीसरी साइड, ये डिफरेंट साइड है इस कॉमन आर्म की, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को उठाकर, जो हमारी वो साइड है उसको उठाकर हमने क्या कर दिया, एक ही लाइन पर ले आए हम। जो वो वाली साइड भी थी उसको उठाकर ऐसे कर दिया फ्लैट, तो वो भी किस पर आ गई, एक ही लाइन पर अगर हमारी आ जाती है। तो यहाँ था ए पॉइंट हमारा, बीच में हमारा बी पॉइंट था जहाँ पर हम एंगल बना रहे थे, ये था हमारा सी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से जो बन रहा था अगर मैं ये खींच दूँ तो ये हमारा डी पॉइंट। यही था एक तरह से डायग्राम, बस मैं उसको उठाकर इधर ले आया हूँ। एक एंगल ये बन गया यहाँ पर, एक एंगल ये बन गया। अब ये लीनियर पेयर क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर कोई सीधी लाइन आ गई, अगर कोई सीधी लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मतलब क्या है कि वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उस पर। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो इस पे क्या बनेगा, ये लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हम लिखते कैसे हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, कितने के इक्वल होंगे ये, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। यही हमारा लीनियर पेयर होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो जिस पर एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे बी पर एंगल बन रहे हैं, तो जिस पर एंगल बनता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है।
अब हम ये नहीं कर सकते थे इसे बी ए सी नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल किस पर बन रहा है, बी पर बन रहा है। लाइन तो हम वही ले रहे हैं, ए बी डी। ए बी डी डी बी सी, ठीक है। लाइन तो हम वही ले रहे हैं, ए बी डी। हम ये नहीं ले सकते कि डी ए बी ले ली या फिर कुछ और ले ली, ए डी बी ले ली। जिस पर एंगल बनता है वो वैल्यू बीच में आएगी। बी पर बन रहा है तो बी बीच में लिखेंगे, ए बी डी। दूसरा डी बी सी, क्योंकि बी पर बन रहा है, ठीक है। बाकी इधर उधर वाली वैल्यू हम इधर भी ले सकते हैं, उधर भी। जैसे ये ए बी डी, हम इसको ये भी ले सकते हैं डी बी ए, और इसको सी बी डी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। यही होता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गया क्लियर। अब लीनियर पेयर के ऊपर ये एक थ्योरम भी कराएंगे, या एक्सियम ही है, थ्योरम तो नहीं है। अब एक्सियम का मतलब तो सबको पता चल ही गया क्या होता है। वही बताएंगे एक्सियम में भी, कि अगर रे एक ही लाइन पर स्टैंड कर रही है पूरी, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर रे जो है स्टैंड कर रही है किस पर, लाइन पर, तो उन दोनों को एडजेसेंट एंगल्स के दोनों का सम कितना होगा, 180। तो वो बात मैंने लिखी थी, ठीक है। लीनियर पेयर हो गया। अब इसके बाद है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होता है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हो किसी भी एक पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ कर जाए चाहे वो यहाँ करे, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पर क्या है, उसको एक दूसरे की लाइन को वो क्या कर रही है, कट कर रही है, एक जगह दो मीट करेंगी, तो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलरली चलती रहेगी, कहीं पर भी अगर उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो वो उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगी, और वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग क्लियर है। अब इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक केस और है, वो पढ़ लेते हैं। अब अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों अगर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट करती हैं, ये लाइन एक दूसरे को कट करती है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और इनके बीच में ये क्या है, हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है। अब ये लाइन हमारी एक दूसरे को कट करती है, तो हमारे इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तब है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट मतलब इसके उल्टा ये वाला है, तो ये इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला है ये इसके इक्वल होगा। ये दो लाइन इसलिए खींचे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो दो दो लाइन, ये दोनों इक्वल है तो एक एक, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये हमें कहीं पर दिखता है तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया समझ में, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला उस वाले के इक्वल होता है। क्लियर है। ये तब होगा जब ये कट कर रही होगी लाइन कहीं पर, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है यहाँ तक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्लियर आराम से अच्छे से। एक दो एग्जाम है वो लिख लेता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर होना चाहिए हमें, कि ये वाला एंगल लिख देता हूँ ऐसे, कि एंगल ए ओ सी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ओ बी के, ठीक है। और एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ बी के। आया समझ, ओ बीच में आ रहा क्योंकि बी ओ पर ही एंगल बन रहे हैं। ये वाली बात अच्छे से याद रखनी है कि जिस पे एंगल बनेगा वो बीच में। कभी कभी क्या होता है कि लिखने में दिक्कत आती है, पता सब कुछ है लेकिन ये नहीं पता कि उसे कहाँ ले, तो ये बात याद रखनी है कि वो बीच में लिखा जाएगा हमेशा।
जिस पर एंगल बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्लियर। अब एक एक्सियम है वो लिख लेते हैं, एक दो एक्सियम 6.1, छठा चैप्टर है ना। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे किस पर स्टैंड कर रही है, एक लाइन पर, देन द सम, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म टू बी, दो एडजेसेंट एंगल कैसे फॉर्म होंगे वो, 180 डिग्री। ठीक है, तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, इज 180 डिग्री। ठीक है, ये पहला एक्सियम था। एक और है एक्सियम इसमें, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द लाइन फॉर्म अ लाइन। वही बात है, उसका उल्टा ही है, एक तरह से कन्वर्ज कह देते हैं ना। ठीक है, क्या है उसका कन्वर्ज, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 120, if the sum of two adjacent angle is 180, अगर उसका सम कितना है 180, then the non common arms, then the non common arms, जो नॉन कॉमन आर्म्स है हमारे ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, फॉर्म अ लाइन, वो क्या है हमारी एक लाइन फॉर्म करेगा। ये दो हमने एक्सियम पढ़े थे, ये दो बातें हमने पढ़ी थी, तो उसका वो एक्सियम भी बन चुका, मतलब हर जगह सही है अब ये बात। अब एक थ्योरम है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने पढ़ा था ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उसकी क्या है, एक थ्योरम भी बना दी है। तो वो थ्योरम भी कर लेते हैं कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ये वाली बात तो हो गई। चलो, अब यहाँ से कुछ करना स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन कर लेंगे इसका, फिर अगले उसमें एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देंगे। थ्योरम, थ्योरम क्या है इसकी, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इक्वल इतनी बहुत है। चलो, ये हमें प्रूफ करना है, ये एक थ्योरम है। तो सबसे पहले थ्योरम में हम वो डायग्राम बना लेते हैं जो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए, पी
ये ये ठीक है, ओ पॉइंट है ये। ओ पॉइंट इसका पूरे का है, कभी समझो ए बी सी डी। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं उस पे। मम्मी अभी करता हूँ। अब इसमें ये गिवन क्या है कि दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये बात तो हमें गिवन है कि टू लाइंस जो है हमारी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो हमें इक्वल अपोजिट के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव एंगल ए ओ सी इक्वल प्रूफ करना है किसके, एंगल डी ओ बी के, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के। ये दो चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमें लीनियर पेयर वगैरह हमने सब पढ़े हैं ना, तो इस वाले में वो भी कवर हो जाएंगे। चलो, ये वाली लाइन देखो अब, ये जो यहाँ पर पड़ी है, और इसके ऊपर एक ये वाली लाइन भी है, ये और ये। अब ये सीधी लाइन है नहीं है, लीनियर पेयर बन सकता नहीं बन सकता ये, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमें ये लेकर चलनी है कि ये एक लाइन देखनी है, बाकी ये भूल जाओ। अगर मैं कहूँ ये वाली बात भूल जाओ, ठीक है, तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है हमारा। एंगल ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री बन रहा है ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अब करना कि किस तरह से होगा। रे जो है हमारी ओ ए, वो किस पर स्टैंड कर रही है, सी डी पर। रे ओ ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी ए, सी डी। ठीक है, ओ ए जो है हमारी सी डी पर स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो देयर फोर जो हमारा एंगल है ए ओ सी या फिर सी ए ओ ले लो, एक ही बात है। ए ओ सी प्लस ए ओ डी, ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे, क्यों, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से होगा, होगा नहीं होगा। ये दोनों हमारे किसके इक्वल आ गए, 180 डिग्री के। इस तरह से हम दूसरी साइड भी ले सकते हैं। इस तरह से ही हम दूसरी साइड भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूं कि रे ओ डी किस पर स्टैंड कर रही है, ए बी पर। रे ओ बी ओ डी, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। तो यहाँ पर भी देयर फोर लिखेंगे। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड। हो गया प्रूफ। अब देखो कैसे, फ्रॉम 1 and 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। ये पता मैंने ये वाली लाइन और फिर से ये वाली क्यों ली है, ठीक है।
ये वाली लाइन इसलिए ली है क्योंकि मैं पहले इसको इसके इक्वल प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब इसके इक्वल प्रूफ कराऊंगा तो मैंने एक कॉमन चीज़ ले ली बीच में, ए ओ डी। अब देखो उसका फ़ायदा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला, ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके इक्वल आ जाएगी, अब दोनों 180 के इक्वल है ना, तो दोनों को इक्वल लिख दिया। ए ओ सी प्लस ए ओ डी किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। जब भी ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं, ये वाली भी ये वाली, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुई ना, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ही आपस में इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से देखा जाए ए ओ डी हमारी कैंसिल हो रही है, तो हमारा क्या आ गया, एंगल ए ओ सी इक्वल आ गया एंगल बी ओ डी के। क्या प्रूफ करना था, ए ओ सी बी ओ डी के। मैंने कहा था ना वो दोनों इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बीच में जो ओ है वो इधर ही रहेगा। आगे समझ किस तरह से करा मैंने, पहले मैंने इसको किस पर स्टैंड कराया, जो रे हमारी ओ ए है, ये वाली रे, उसको सी डी पर स्टैंड करा दिया, ठीक है। अब हमारी जो ओ डी है उसको ए बी पर स्टैंड करा दिया। इधर साइड वाली और इधर साइड वाली मैंने क्यों ली, ये भी तो ले सकते थे, क्योंकि मुझे पहले क्या प्रूफ कराना है, ये दोनों। इसमें क्या आएगा फिर, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ए ओ डी जो है वो बीच में दोनों साइड कॉमन होगा, इस वाले में भी और उस वाले में भी, तो वो दोनों कट के क्या आ जाएगा हमारा, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये तो क्लियर हो गया। अब इस तरह से ही सिमिलरली हम क्या कर देंगे, एक बार ओ सी को ले लेंगे इसके ए बी के, आ रहा समझ में, एक बार क्या ले लेंगे, ओ सी को ले लेंगे ए बी के, मतलब ये जो ओ सी है वो स्टैंड कर रही है ए बी पर, और ऐसे ही उधर ले लेंगे फिर उसे कि ओ डी हमारी ए बी पर वो लाई कर रही है, ठीक है। तो सिमिलरली सिमिलरली वो भी हो जाएगा प्रूफ। सिमिलरली एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ए ओ डी सी ओ बी। क्लियर है, बहुत ही आसान था ये तो। और ये वाला भी सिमिलरली जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम करके देखना कि जैसे मैंने रे उस पर ये स्टैंड कराया है, तुम ओ सी को स्टैंड कराओगे तो क्या आएगा, सी ओ बी प्लस सी ओ ए, ठीक है। फिर ए इस पर ए ओ पे स्टैंड करा दो, तो ए ओ सी और ए ओ डी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से ए ओ डी इसके इक्वल आ जाएगा, ए ओ सी दोनों में कॉमन बचेगा, दोनों को काट देंगे, ठीक है। करके देखना खुद। अब मैं पूरा पूरा कराऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। करो ये एक बार। हो गया, इसको रफ कर देता हूँ, इसकी क्या ही जरूरत है। क्लियर हो गया ना, ये तो किस तरह से होगा। सिमिलरली वाला पार्ट कर लेना, आसान है वो, बस दूसरी साइड लेनी है उसकी, ठीक है। तो अब क्या है, इसके एक दो एग्जांपल्स करेंगे हम, एक दो एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंट्रोडक्शन पर ही बात ख़त्म कर देते हैं इस क्लास में, ताकि तुम्हें इंट्रोडक्शन ही याद रहे कि इसमें क्या क्या था। एक ही थ्योरम कर लिया इसमें, वर्टिकली अपोजिट वाली, वो भी आसान थी तो वो कर ली हमने, ठीक है। उसका सिमिलरली वाला पार्ट जरूर कर लेना एक बार। और बाकी जो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ये सारी चीज़ें पता थी। उसके बाद इसमें दो तीन चीज़ें नहीं थी कि जैसे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ये चीज़ें कर ली। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स करेंगे हम, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे सीधे, ठीक है। एक्सरसाइज भी कुछ बड़ी नहीं है, आसान है ये चैप्टर, लेकिन ये भी और इससे अगला भी दोनों आसान है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।